गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं फ्रिक्शन। ठीक है, तो एनएलएम में काफी डिटेल्स हमने देख लिया है, काफी डिटेल्स में बहुत सारे वीडियोस मैंने बनाए हैं और काफी हाई लेवल पे, बेसिक टू हाई लेवल वहां पे गए हैं। ठीक है, सो मोर देन सफिशिएंट है आपके लिए एनएलएम की उतने सारे वीडियोस अगर आपने अच्छे से पढ़ाई कर लिए हो। तो फ्रिक्शन एक जस्ट एक क्या है, छोटा सा एक और फोर्स एक्ट हो जाएगा। अपन जो स्मूथ सरफेस लेते थे वहां पे रफ सरफेस लेना आप शुरू करेंगे। तो फ्रिक्शन बेसिकली क्या है, ऐसे पहले क्या था, एक बॉडी इस तरह से रखी हुई है एम मास की, है ना, एम मास की एक बॉडी रखी हुई है बेटा, और यहाँ पे ये सरफेस वेट इधर की तरफ लग रहा है और ये यहां से नॉर्मल आती थी। ठीक है, तो अगर मैं इस सरफेस को थोड़ा माइक्रोस्कोपिक लेवल पे रखूंगा, यहां मुझे इरेगुलरिटी नजर आएगी इस तरह से, ऐसा। ठीक है ना, इंटरलॉक्स दिखेगा मुझे, इंटरलॉक्स। कोई एक, अगर मैं इसको यहाँ पे फोर्स एफ अप्लाई करूंगा, मान के चलो, तो यहाँ पे होगा ये बॉडी जो है सो मूव नहीं कर पा रही है, रफ सरफेस से बॉडी मूव नहीं कर रही है, एफ लगा रहा हो फिर भी मूव नहीं कर रही है। तो इसका मतलब ये हुआ, ये जो मैं आपको बोला, ये जो आपका लेयर्स है इसमें जो इंटरलॉक से डेवलप हुआ है, ठीक है ना, ये बॉडी को बांध के रख रही है। तो अगर मैं एफ फोर्स लगाता हूं, दिस इज इंटरलॉक्स, अगर मैं इस पे एफ फोर्स लगाता हूं, ठीक है ना, एफ फोर्स में इस पे लगाता हूं, और एफ फोर्स लगाने के बाद अगर ये इंटरलॉक्स ब्रेक करती है तो बॉडी मोशन में आएगी। बॉडी मोशन में आएगी। तो इंटरलॉक्स क्या है, जो बॉडी के मोशन को अपोज करती है। बेसिकली रिलेटिव मोशन को यहां पे मैं ज्यादा बोलना चाहूंगा, अपोज। फ्रिक्शन बेसिकली क्या है, फोर्स विच अपोजेस रिलेटिव मोशन। which opposes relative motion upon bodies। जैसे बॉडी और सरफेस है, मैं धक्का दिया, ये इस क्रिएटिव मोशन को अपोज कर रही है, जाने ही नहीं दे रही है इसको, है ना। चलो, तो इंटरलॉक्स के बारे में हम बात करें तो बेटा इंटरलॉक्स दो टाइप्स के हैं बेसिकली। ठीक है ना, मतलब अगर हम बात करें यहां पे फ्रिक्शन के बारे में बात करें, फ्रिक्शन के बारे में बात करें तो दो टाइप का है। एक आपका है ड्राई फ्रिक्शन जो इंटरलॉक्स के वजह से है, और दूसरा हम बात करते हैं इसको बोलते हैं वेट फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन क्या है बेटा, जैसे मैं चल रहा हूं, अभी घसकने, मैं यहां पे स्लाइड करने की कोशिश कर रहा हूं लेकिन मैं मूव नहीं कर पा रहा हूं। ठीक है, सो आप यहां पे समझो, जो फ्रिक्शन मोशन, रिलेटिव मोशन को अपोज करता है बेटा, है ना, हमेशा अपोजिट। एफ फोर्स से धकेल रहे हैं, फ्रिक्शन पीछे लगेगी, वो मैं आगे बताऊंगा आपको। सो ड्राई फ्रिक्शन है बेसिकली बेटा। ड्राई फ्रिक्शन अगर तुम बात करो तो ये इरेगुलरिटीज की वजह से है। किसकी वजह से? इरेगुलरिटीज की वजह से है। और यहाँ पे अगर हम बात करें वेट फ्रिक्शन, वो कंटिन्यूअसली जो है सो आपके कोलिजन के वजह से है। फ्रिक्शन किस लिए डेवलप हुआ बेटा? इंटरलॉक्स की वजह से। सरफेस का जो रफनेस है उसके वजह से डेवलप हुआ। तो रफनेस की मेजरमेंट है बेटा वो म्यू से होती है। किससे होती है? म्यू से। तो म्यू यहाँ पे कहलाती है, म्यू कहलाती है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। एक और चीज बताता हूं आपको बेटा, जैसे मान लो यही रफ सरफेस है आपको बेटा, इस तरह से आप मान लो ये रफ सरफेस है बेटा, इस तरीके से, तो ये सरफेस पे नॉर्मल आया, इस तरीके से बात हुआ, और आपने जो है सो यहाँ पे एफ फोर्स एक्सर्ट किया है बेटा, इस तरीके से। और फ्रिक्शन हमेशा रिलेटिव मोशन अपोज में, एफ पीछे। तो सिस्टम का नेट फोर्स, अगर एफ फोर्स नहीं लगाओगे तो फ्रिक्शन डेवलप नहीं होगा। जब तक फोर्स नहीं लगाओगे फ्रिक्शन नहीं आएगा, फ्रिक्शन जीरो रहेगा। बॉडी सिर्फ रखा हुआ है, उसके अंदर फ्रिक्शन जीरो है ना। फोर्स लगाया तब उस केस में फ्रिक्शन अपोज में लगेगा। तो एन ऊपर, एफ इधर की तरफ, और ये आपका हो गया नेट फोर्स, दैट इज अंडर ऑफ एन स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर। ठीक है बेटा। तो अगर मान के चलो यहां से मैं यहाँ पे थीटा एंगल फॉर्म करता हूं, ठीक है ना, सो यू कैन राइट हियर tan थीटा इज इक्वल टू f अपॉन n। सो tan थीटा बेसिकली जो है मेजरमेंट ऑफ आपको म्यू देगी, म्यू की वैल्यू बताएंगे बेटा, ठीक है ना, जो आप म्यू यहाँ बोल रहे हो, ठीक है ना, एंगल बिटवीन द फ्रिक्शन है, ठीक है। सो अभी बाद में इसको देखते हैं पहले। फिर tan थीटा क्या है? f बाय n है। नेट फोर्स क्या हो गया? नॉर्मल डेवलप ऑफ फ्रिक्शन अपोज अंडर ऑफ n स्क्वायर प्लस f स्क्वायर। ठीक है, सो एक छोटा सा प्यारा सा फॉर्मूला निकल के आया, tan थीटा इज इक्वल टू f अपॉन n। फ्रिक्शन जो होता है बेटा, फ्रिक्शन वो हमेशा याद रखना बेटा प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल होता है।
जितना ज्यादा नॉर्मल होगा, नॉर्मल तो वाई डायरेक्शन की फोर्स, जितना आपका नॉर्मल ज्यादा होगा उतना फ्रिक्शन ज्यादा होगा। प्रोपोर्शनल करने के लिए टर्म यूज किया जाता है म्यू, F इक्वल टू म्यू इनटू एन, ठीक है ना। सो अभी आप बताएंगे बेसिकली यहाँ पे लेस देन इक्वल टू लिखना है, फ्रिक्शन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू म्यू इनटू एन, क्योंकि मैंने क्या कहा रिलेटिव मोशन को अपोज करता है ना, दैट्स व्हाई। तो F इक्वल टू म्यू इनटू क्या हो गया एन। अब यहाँ पे जो मैं डिफाइन किया हूं इसको बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन, रोकने के लिए। F प्रोपोर्शनल टू दुनिया की हर फ्रिक्शन जो होगी, अब टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन में बताऊंगा, तो फ्रिक्शन प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, n नॉर्मल होता है, तो Fs स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या हुआ बेटा, इस बॉडी को मुझे रोकना है। सपोज ये बॉडी पे ये बॉडी जो है 10 न्यूटन से ज्यादा फोर्स लगाओगे बॉडी चल देगा, तो तुमने लगाया 8 न्यूटन, नहीं चले, मूव करेगा। तो 8 न्यूटन तुम लगाए हो तो फ्रिक्शन 10 थोड़ी होगा, फ्रिक्शन क्या होगा 8 ही होगा। ये मैं अभी समझाऊंगा आपको इसका क्या मतलब हुआ, ठीक है ना। तुम इतना समझना है, यहाँ पे इक्वल टू म्यू इनटू एन लिख सकते हैं, लेकिन वो मैक्सिमम फ्रिक्शन होगा। अगर मैं यहाँ पे F इक्वल टू म्यू लिखता हूं तो वो मैक्सिमम फ्रिक्शन होगा, उसको बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन, FL, ठीक है ना। तो फोर्स अगर FL से ज्यादा हो जाए, ये भी याद रखना साथ ही साथ, फोर्स अगर FL से ज्यादा हो जाए तो उस केस के अंदर में डेवलप होता है काइनेटिक फ्रिक्शन। तो यहां पे एक फॉर्मूला और हो गया, F के काइनेटिक फ्रिक्शन इक्वल टू म्यू के इनटू। तो बेसिकली फ्रिक्शन क्या है, जो रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। फ्रिक्शन जो है सो दो टाइप से डिवाइड है, एक ड्राई फ्रिक्शन जो इंटरलॉक्स है, एक वेट फ्रिक्शन जो कॉलिजन की वजह से हम बात करते हैं। फ्लूइड में बात करेंगे बेटा हम, ठीक है ना, इस चीज को विस्कोसिटी। अभी हम ड्राई फ्रिक्शन बात करेंगे सिर्फ सरफेस पे, ठीक है। तो देखो तुम ऑयल जो है सो जल्दी मूव नहीं करता सरफेस पे, पानी बहुत जल्दी से मूव कर जाता है ना, तो ड्यू टू इस विस्कोसिटी नेचर। तो अब यहाँ पे अपन समझते हैं, जो अगर कोई बॉडी है बेटा, यहाँ पे इंटरलॉक्स डेवलप है, आप उसको धक्का मार रहे, बॉडी मूव नहीं कर रही है, इसका मतलब फ्रिक्शन उसको अपोज कर रही है, ठीक है ना, उसके मोशन को। तो यहाँ पे F अपोजिट में लगा, नॉर्मल मैं पढ़ा रखा हूँ आपको पहले से NLM में, और ये आपका थीटा है, तो नेट फोर्स क्या है अंडर ऑफ n स्क्वायर प्लस F स्क्वायर, ठीक है। सो इसको आप तेजी से लिख लें, फिर मैं आपको कुछ एक दो पॉइंट लिखाता हूँ बेटा, जल्दी से लिख लेना, ठीक है। लिखो ड्राई फ्रिक्शन में ड्यू टू इंटरलॉक्स ऑफ सरफेस इन कॉन्टैक्ट, ड्राई फ्रिक्शन ड्यू टू irregularities of surface in contact. Weight friction लिखो due to continuous collision of medium particle on body, एग्जाम्पल में फ्लूइड्स पढ़ाएंगे आपको, फ्लूइड्स में हो गया। नेक्स्ट नोट देख लिखो ड्यू टू रफनेस एंड irregularities on surface in contact, interlocks are developed which opposes relative motion between surfaces, जो मैं आपको यहां लिखा रखा हूं, ठीक है। तो जल्दी से आप जो बोर्ड पे लिखा हुआ इसको लिख लीजिए। नेक्स्ट, तो यहां मैं आपको बताया हूं अभी फ्रिक्शन क्या है, ठीक है ना, लेकिन अभी मैं आपको और डिटेल्स में थोड़ा समझाता हूं टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है ना। स्टैटिक, लिमिटिंग, इसको मैं और समझाता हूं। अभी मैंने एक टर्म्स में बस ब्रीफली एक्सप्लेन किया। मान लो बेटा एक बॉडी है यहां रखी हुई है इस तरीके से, एम मास की, आपने इसको फोर्स लगाया, फिर भी बॉडी जो है सो रेस्ट पे है, इसका मतलब जितना फोर्स आपने लगाया उतना ही अपोजिट में इसको एक फोर्स महसूस हुआ, फ्रिक्शन, ठीक है। तो फ्रिक्शन जो मैंने आपको बोला वो प्रोपोर्शनल टू क्या होता है बेटा, नॉर्मल होता है। और बॉडी अगर रेस्ट पे रखा हुआ हो, इस तरीके से रखा हुआ है m, है ना, तो इतना आपको पता है, जो इस केस में n जो होगा वो किसके बराबर होता है बेटा, mg के बराबर होता है। इस NLM में खूब किया है आपने। तो यहाँ पे फर्स्ट मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है,
ध्यान से बस सुनना। और सेकंड मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको काइनेटिक, लिमिटिंग ले लेता हूं फिर काइनेटिक लूंगा। लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है? एंड द लास्ट वन काइनेटिक। इसके अलावा रोलिंग होता है, वो बाद में देखेंगे। काइनेटिक फ्रिक्शन क्या है? रोलिंग, रोटेशन। ठीक है, तो अब यहां बात करते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन का। ठीक है ना, स्टैटिक मतलब क्या हो गया? ठीक है ना, जिस फ्रिक्शन के वजह से बॉडी किस पे होती है बेटा? रेस्ट पे होती है। लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है? मैक्सिमम फ्रिक्शन है। काइनेटिक क्या होती है? मोशन के वजह से। जब बॉडी रेस्ट पे होती है तो कौन सी फ्रिक्शन? स्टैटिक। जब बॉडी मोशन में होती है तो काइनेटिक। लिमिटिंग क्या है? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन। तो व्हाट इज मैक्सिमम वैल्यू? फ्रिक्शन क्या होता है हमेशा बेटा? स्टैटिक डिफाइन होता है लेस देन म्यू इनटू एन, म्यू एस इनटू एन बेसिकली। कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन डायमेंशन लेस होती है बेटा, है ना। तो यहां पे एफएस और एफएस मैक्सिमम क्या होगा? म्यू एस इनटू एन। तो जब मैक्सिमम बात करते हैं, इक्वलिटी होल्ड करते हैं बेटा, तो यहां पे एल आ जाता है। दिस इज लिमिटिंग एंड मैक्सिमम फ्रिक्शन। ठीक है, और काइनेटिक वो हमेशा मोशन लगता है, दिस इज म्यू के इनटू एन, और हमेशा म्यू एस जो होगा वो बड़ा होगा म्यू के से। स्टैटिक बड़ा होता है क्योंकि बॉडी को रोकना है, तो मैक्सिमम डेवलपमेंट होती है। और म्यू के तब होगा जब इंटरलॉक टूट जाएगा। ठीक है ना, जो रफनेस है बेटा टूट जाएगा, रफ सरफेस म्यू। तो अब मान के समझो, आप मान के समझो बेटा यहाँ पे थोड़ी देर के लिए जो है, तो मान लो ये बॉडी का जो मास है, ध्यान समझना, ये 2 kg का है। कितने kg का है? 2 kg का है। और म्यू मान लो 0.2 है, लेट एज्यूम। तो इस केस में मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना होगा? एफ मैक्स क्या होगा? लिमिटिंग क्या होगा इसका? इसका होगा म्यू इनटू आपका एन, और एन क्या होता है? एमजी होता है, वहां निकाल चुके हो, है ना। तो कितना हो गया ये? 0.2 इंटू 2 इंटू 10, कितना हो गया यहाँ पे? 4 न्यूटन, है कि नहीं है? सो यहाँ पे 4 न्यूटन का आ गया मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स। 4 न्यूटन तक ये बर्दाश्त करेगा इसको। अगर मैं, ध्यान सब कुछ देखना, अच्छे समझना इसको जो समझा रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे आपको बोलूं, ठीक है ना, अगर मैं आपको यहाँ पे बोलूं, मैं इस चीज को हटा रहा हूँ बेटा थोड़ी देर के लिए ना, इस चीज को मैं हटा रहा हूँ, आप आराम से बाद में लिख लेना, क्योंकि सामने समझना ज्यादा आसान है। क्या समझना बेटा? अगर मैं आपको बोलूं बेटा फोर्स जो है सो 1 न्यूटन है, तो फ्रिक्शन मैक्सिमम कितना लग रहा है बेटा? 4 न्यूटन। तो बॉडी किस में रहेगी? रेस्ट में, क्योंकि 4 न्यूटन तक तो बॉडी हिल नहीं रही है। 4.1 जब होगा तभी हिलेगा। तो 1 न्यूटन है, तो 1 न्यूटन में बॉडी क्या होगी? रुकेगी। तो बताओ फ्रिक्शन कितना लगेगा? बॉडी को रोकना है तो ऑब्वियसली बात, नेट फोर्स 0 करना पड़ेगा, तो फ्रिक्शन भी 1 न्यूटन। तो सिर्फ फ्रिक्शन तो आपने 4 निकाला, तो आपने 1 क्यों लिया? क्योंकि बेटा फ्रिक्शन का रिलेटिव मोशन को अपोज करना है। और फ्रिक्शन के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट बात आज से और अभी से याद रखना, फ्रिक्शन इज सेल्फ एडजस्टेबल फोर्स। ठीक है, अगर 1 न्यूटन फोर्स लगाया हो और बॉडी रुकी हुई है तो फ्रिक्शन 1 ही लगाएगी, 4 नहीं लगाएगी। ये मैक्सिमम लिमिट है। ठीक है, F इक्वल टू 2, फ्रिक्शन क्या होगा? 2 न्यूटन होगा। F इक्वल टू 3, फ्रिक्शन कितना लगेगा? 3 ही लगेगा। F इक्वल टू 3.9 न्यूटन, फ्रिक्शन क्या होगा? 3.9 न्यूटन ही लगेगा। लेकिन जैसे ही फ्रिक्शन तुम 4 न्यूटन लगाओगे, यहाँ पे लिमिट मैक्सिमम 4 न्यूटन तक पहुंच गई है। दिस इज लिमिटिंग। और ये सारे स्टैटिक थे, स्टैटिक। ठीक है, लेकिन जैसे ही F बराबर 4.1 हुआ, तो अब यहाँ पे जो फ्रिक्शन आएगी वो आएगी काइनेटिक फ्रिक्शन। सपोज ये म्यूएस 0.2 है और म्यू के आपका 0.1 दिया है, तो F के एक्ट हो जाएगा यहाँ पे, दैट इज म्यू के इंटू एन। म्यू के क्या है? 0.1, और n क्या है? mg, तो 2 इंटू 10, कितना लगा बेटा? 2। समझ में? 4 तक क्या था? लिमिटिंग था, लिमिटिंग का केस था, 4 न्यूटन था। जैसे ही 4.1 हुआ क्या लग गया? काइनेटिक।
तो फ्रिक्शन क्या है, सेल्फ एडजस्टेबल फोर्स है बेटा। लिमिटिंग फ्रिक्शन जो है सो क्या करती है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या करती है बेटा, वो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन है। तो अगर फोर्स लिमिटिंग से कम है, F लेस देन FL है, F की जो वैल्यू है बेटा वो क्या है, लेस देन FL है, लेस देन FL है, नॉट इक्वल टू। तो ये कंडीशन क्या होता है, स्टैटिक का होता है, बॉडी रुकेगी उस केस के अंदर में, और वहां पे कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन एक्ट करेगा। लेकिन जैसे ही फ्रिक्शन FL से ज्यादा होगा, आपका जो फ्रिक्शन है बेटा वो क्या होगा, आपका F जो है सो यहाँ पे ज्यादा हो गया FL से, तो इस केस के अंदर में क्या एक्ट करती है, काइनेटिक फ्रिक्शन एक्ट करती है। तो बॉडी के अंदर में एक्सेलरेशन आ जाएगा। यहां एक्सेलरेशन हम बात करेंगे, यहां ए क्या होगा, जीरो। किस केस में ए क्या होगा, जीरो। यहां भी ए क्या होगा, जीरो। नेट फोर्स क्या है, जीरो, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो। लेकिन यहां पे ए अगर हम बात कर लें, यहां पे ए क्या हो जाएगा, F माइनस FK बाई M हो जाएगा। F 4.1 माइनस 2, 4.1 माइनस 2 बाई M, और M क्या है, एक्सेलरेशन आ गया यहाँ पे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैंने अभी आपको समझाया, जो स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है, काइनेटिक फ्रिक्शन क्या है, और लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है। लिमिटिंग इज द मैक्सिमम, है ना। जैसे मैं खड़ा हूं, मुझे धकेलने के लिए 20 न्यूटन का फोर्स चाहिए, मात्र 20 न्यूटन का फोर्स चाहिए मुझे धकेलने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए। कि कोई एक छोटा सा बच्चा चूजा टाइप का है, वो 5 न्यूटन का फोर्स लगा, मुझे कुछ होगा क्या, नहीं। मुझे धकेलने के लिए मैक्सिमम कितना चाहिए, 20। अब मैं 20 नहीं लगा दूंगा, 5 लगा, मैं 20 नहीं लगा दूंगा, तो फिर मैं पीछे भाग जाऊंगा। वो 5 न्यूटन लगाया, मैं 20 लगा दिया, तो बच्चे को लेकर पीछे भाग जाऊंगा, मुझे रेस्ट पे रहना है। तो 5 लगाते हैं, 5 लगाऊंगा, रिलैक्स। वो 15 लगाएगा, 15 लगाऊंगा। जब 20 लगाएगा तो मैं अब टेंडेंसी टू मूव में आ जाऊंगा, ठीक है ना। जब F बराबर FL होता है, जब F इक्वल टू FL हो जाता है, बॉडी टेंड्स टू मूव करने की कोशिश करने लगता है। और जैसे ही FL हुआ, बॉडी मूव कर गया। जैसे ही अब वो बच्चा अगर मुझे 19.99 न्यूटन तक लगाएगा, तो मैं तो 19.99 ही लगाऊंगा, क्योंकि मैक्सिमम 20 है। जब वो 20.1 लगाएगा, तब मेरा इंटरलॉक्स टूटेगा और मैं मोशन में आऊंगा। समझ में आया। तो फ्रिक्शन इज सेल्फ एडजस्टेबल फोर्स, ये आपने सीखा। 3 टाइप का फ्रिक्शन होता है, ठीक है ना। स्टैटिक फ्रिक्शन जो बॉडी को रेस्ट पे रखती है, काइनेटिक फ्रिक्शन जो मोशन में मदद करती है, हमेशा लिमिटिंग के बाद लगता है। लिमिटिंग क्या है, मैक्सिमम, FS मैक्स बोलते हैं लिमिटिंग को। इसको मैं जो है मैक्सिमम फ्रिक्शन बोला जाता है। म्यूएस इनटू एन। म्यूएस क्या बेटा, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। म्यू क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है ना। हमेशा F अगर FL से ज्यादा हो तभी म्यू क्या आता है, नहीं तो नहीं आएगा, है ना। तेजी से लिख लो इसको। चलो, तो हम लोग नेक्स्ट अप्लाई करते हैं। आप कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं बेटा, थोड़ा थोड़ा करके। ठीक है, तो मैं आपको 2 बात समझाया बेटा। काइनेटिक फ्रिक्शन में लेस इंटरलॉक्स होता है। FL जब आपकी फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा होती है, तो उस केस में बॉडी मूव करने की कोशिश करता है, बॉडी चल देती है, एक्सेलरेशन डेवलप होता है। बाकी फ्रिक्शन क्या है, सेल्फ एडजस्टेबल फोर्स है। लिमिटिंग फ्रिक्शन आने तक वो बॉडी को रेस्ट पे रखने की कोशिश करती है, ठीक है। तो अभी मैंने आपको बताया F इक्वल टू म्यू इनटू एन, एक फॉर्मूला अपना यहाँ पे प्यारा सा है। चलो एक एप्लीकेशन ले लेते हैं, अच्छा सा प्यारा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं।
है ना। तो मैक्सिमम फोर्स भी मैंने समझा दिया आपको वहां पे, अंडर रूट ऑफ क्या होता है आपका नॉर्मल स्क्वायर प्लस क्या हो गया फ्रिक्शनल फोर्स स्क्वायर हो गया, है ना, मैक्सिमम जो मैंने नेट निकाला था, है ना। और F इक्वल टू म्यू इंटू एन बात की है, लिमिटिंग क्या है म्यू एस इंटू एन मैक्सिमम। इस तरह से ले लो प्रॉब्लम बेटा छोटा सा, और यहाँ पे मैं एक ब्लॉक रख लेता हूँ M1 और यहाँ मैं इसको रफ सरफेस रखता हूँ म्यू इस बार, और इसको एज इट इज हवा में लटका देता हूँ ऐसे M2, यहाँ पे फ्रीली लटका हुआ है। तो बस मुझे एक्सेलरेशन और टेंशन फाइंड आउट करना है, ये फाइंड आउट करना है, और जो भी फैक्टर था वो फाइंड आउट करना है। ऐसे क्वेश्चन एनएलएम में अपने किए हैं हमने। तो अगर मैं इस केस में बात करूं बेटा, तो इस बॉडी पे अब इसका मैं क्या करूंगा, ऐसे केसेस में एफबीडी बनाऊंगा, ध्यान से देखना बेटा इसको। इसका वेट m2g किधर रहेगा नीचे, टेंशन किधर रहेगा ऊपर, इस पे टेंशन किधर रहेगा इधर की तरफ, क्योंकि खींचेगा, ये नीचे की तरफ ले जाऊंगा इसको। तो ये इसको रोकेगा कौन, फ्रिक्शन, अपोजिंग फोर्स, ठीक है ना, स्टैटिक है बेटा ये मान लो, है ना। तो अब यहाँ पे मान लो कि म्यू फ्रिक्शन फोर्स है बेटा, ठीक है, ये अपोज कर रही है अपने फोर्स से। तो अब ऑब्वियसली एक्सप्रेशन दिया है तो ऑब्वियसली बात है ये मोशन में हेल्प कर रही है, काइनेटिक का काम कर रही है, रुकेगी तो नहीं, वो डिपेंड करेगा इसका रेंज पे, कितनी वैल्यू है इसकी। तो मैं इसका फ्री एफबीडी बना लिया हूँ और इसमें एक्सेलरेशन इधर की तरफ है, तो मैं क्या लिखूंगा फोर्स में m2g, ये नीचे की तरफ है बेटा, m2g माइनस t इज इक्वल टू m2a। नेक्स्ट इधर बात करें तो t माइनस f इज इक्वल टू m1a, t माइनस f इज म्यू इंटू n इक्वल टू m1a, t माइनस म्यू इंटू n इज m1g बराबर m1a। एक ये हो गया और एक आपका ये हो गया। जरा मैं इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करता हूं, 1 प्लस 2 करता हूं, तो क्या मिला बेटा, t माइनस म्यू m1g इज इक्वल टू m1a, इसको 2 ले लो जो भी इच्छा है तुम्हारी, t माइनस म्यू m1g इज इक्वल टू m1a और m2g माइनस t इज इक्वल टू m2a। ठीक है, वेरी गुड। क्यों, क्योंकि इस केस बेटा पता है अपने को नॉर्मल कैसे डिफाइन करेंगे, n बराबर m1g, ये मैं एनएलएम में बहुत करवा चुका हूं इसलिए मैं ज्यादा इस पे स्ट्रेस नहीं डाल रहा हूं। तो यहां से बेटा इसको ऐड करोगे तो ये tt तो कैंसिल हो मर जाएगा, यहां क्या हो जाएगा m2g माइनस ऑफ म्यू m1g, m2g माइनस ऑफ म्यू m1g और m2 प्लस m1 तो a क्या हो गया बेटा m2g, है ना, माइनस म्यू m1g बाय m1 प्लस m2। दिस इज एक्सेलरेशन डेवलप इन द बॉडी। याद करो जब मैंने एनएलएम में करवाया था, अगर ये स्मूथ सरफेस था तो स्मूथ सरफेस पे म्यू क्या था, जीरो, आंसर क्या आया था m2g बाय m1 प्लस m2, यही आंसर था, क्योंकि स्मूथ सरफेस पे म्यू जीरो होगा ना बेटा, ये जीरो हो जाएगा, ये m2g बाय m1 प्लस m2 आया था आंसर। तो यहाँ पे अपन को क्या सीखना था, यहाँ फ्रिक्शन है तो मैंने फ्रिक्शनल फोर्स एक एडिशनल कंसीडर किया, बाकी प्रॉब्लम एज इट इज है जो एनएलएम में मैंने आपको सिखाया है। अब आपको टेंशन निकालना है, किसी एक में रख दो जो तुम्हारी फेवरेट है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर हम बात कर लेते इसी में रख लेते कोई दिक्कत नहीं है, t इज इक्वल टू, यहाँ से बात कर लो, t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा m2g माइनस ऑफ m2a, है ना, m2 इंटू g और आपका क्या हो जाएगा m2g माइनस ऑफ m2a, तो जेट इज g माइनस a, और a क्या हो जाएगा बेटा आपका m2g माइनस ऑफ म्यू m1g बाय क्या हो गया बेटा m1 प्लस 2। ठीक है बेटा, ये नीट में से क्वेश्चन आ चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। तो अब मैं इसको थोड़ा सॉल्व कर लूंगा, तो m1 प्लस m2g यहां आ जाएगा, t इज इक्वल टू फाइनली, तो m2 ऑलरेडी है, यहां क्या हो जाएगा m1 प्लस m2g, m1g प्लस m2g, और ये क्या हो गया माइनस m2g,
माइनस माइनस प्लस μ1 mg बाय क्या हो जाएगा m1 प्लस m2, m2g को मार देगा, है ना। तो फाइनल मेरा आंसर क्या आया बेटा, फाइनली मेरा क्या आंसर आया, t इज इक्वल टू, यहां मैं लिखता हूं फाइनल आंसर t इज इक्वल टू m1 into g, m1 m2g प्लस म्यू m1 m2g बाय m1 प्लस m2, है ना। कई बच्चे इसमें कॉमन भी ले लेते हैं, लाइक सर m2 m1 m2g कॉमन ले लूंगा, क्या बचेगा 1 प्लस म्यू बाय m1 बाय m2। याद करो यहाँ पे मैं आपको बताया था बेटा, जो अगर स्मूथ सरफेस थी तो आपका जो है सो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका जो है सो यहाँ पे ये वाला पार्ट तो मर जाता, ये म्यू मर जाता, सिर्फ m2g बाय m1 प्लस m2 बचता, तब आप पुट करते तो आया था 2 टाइम्स ऑफ m1 m2 बाय m1 प्लस m2 into g, ठीक है ना। आपको याद नहीं है कोई बात नहीं है, ठीक है। तो वो आपके केसेस डेवलप थे। तो अब जो है सो यहाँ पे शायद हाँ आप इसको जो है सो म्यू 0 होगा, क्या बचेगा m2g बाय m1 प्लस m2, आप यहाँ पे क्या पुट करते इस वाले इक्वेशन में m2g माइनस t बराबर m2 है, तो आप a बराबर सिर्फ क्या पुट करते हैं m2g बाय m1 प्लस m2, तो आपको टेंशन फोर्स आ जाती है स्मूथ सरफेस में। लेकिन ये रफ सरफेस है, तो रफ सरफेस में आपका क्या हो गया, यहाँ पे आपका जो एक्सेलरेशन है बेटा वो आपने एज इट इज ही फॉर्म किया है, लेकिन एक फ्रिक्शन फोर्स ऐड है। तो ये आपका आंसर, ये नीट में आ चुका है, ये पूछ चुका है नीट में, सेम क्वेश्चन ऑलरेडी, ठीक है बेटा। तो अच्छा क्वेश्चन है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी आपको जो है सो मैंने एडवर्ड मशीन बताया था एनएलएम में, वो तो बेसिक था, शायद उसी का आंसर 2 टाइम्स ऑफ m1 m2 बाय m1 प्लस m2 into g था, है ना। और एक्सेलरेशन m2 माइनस m1 बाय m1 प्लस m2 into g था। एडवर्ड मशीन जो स्टैंडर्ड था, मैंने बोला भी था याद रखने के लिए एडवर्ड मशीन में, लेकिन कोई बात नहीं, रिवीजन वापस से कर लेना, एक बार आप सब लोग देख लेना। ये क्या नहीं याद तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तुरंत एफबीटी बनाओ, इक्वेशन लिखो और मजा करो। तो अभी आपने सीखा बेटा किस तरह से हम बात कर रहे हैं, वही एनएलएम चल रहा है, बस छोटे छोटे कॉन्सेप्ट क्या हो गए ऐड हो गए। हमने क्या सीखा, फ्रिक्शन 3 टाइप का, स्टैटिक, काइनेटिक और अभी ये जो है एक रोलिंग है, लेकिन रोलिंग के बारे में बात नहीं करेंगे। स्टैटिक में ही मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है आपका, लिमिटिंग फ्रिक्शन होती है। लिमिटिंग फ्रिक्शन आने तक बॉडी कोशिश करती है जो उसको हम रोक के रखें, समझ में आया। तो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, इसका एक बहुत जबरदस्त एप्लीकेशन जो है सो आता है मेंस में और नीट में, वो भी मैं कराऊंगा आपको, है ना। और ये सारे चीज जो होते हैं वो एनसीईआरटी में मेंशन्ड होते हैं, लेकिन वो लैंग्वेज के फॉर्म में लिखता है ना बेटा, तो वहां पे क्या होता है, आप लाइन याद करके तो फिजिक्स नहीं समझोगे, इसीलिए उस जो लाइन वो लिखता है ना, उसी लाइन को इस क्वेश्चन के फॉर्म में डाल देते हैं, उससे क्या होता है एप्लीकेशन समझ में आता है, एप्लीकेशन ऑफ फिजिक्स, समझ में आया बेटा। तो अभी आपको जैसे मैं बोलूंगा कि हाँ फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन मैक्सिमम फोर्स होता है, तो बस अब क्या समझ में आएगा आपको, कुछ नहीं, आप इसको याद कर लोगे, आपको लगेगा आसान है, लेकिन मजा नहीं आएगा। तो आपको क्या करना होता है, एक एक टर्म्स को एकदम अच्छे से समझना होता है। अच्छा सर ने लिमिटिंग फ्रिक्शन बोला, तो उसका मतलब ये है जो लिमिटिंग फ्रिक्शन आने तक जो है सो आप बॉडी हमेशा चाहेगी रुकना, तो अगर लिमिटिंग फोर्स से, लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स से जो फोर्स अप्लाई हो रहा है सिस्टम पे अगर वो कम है तो लिमिटिंग फ्रिक्शन अभी नहीं आएगी, अभी नॉर्मल आपको जितना फोर्स लगा रहे हो उतना ही फोर्स फ्रिक्शन अपोज करेगी। ये मैंने आपको एग्जांपल लेके समझाया, और एक छोटा सा प्यारा एग्जांपल ये भी था आपका, जल्दी से इसको लिख लें। चलो एक और एप्लीकेशन प्यारा सा और काफी स्टैंडर्ड एंड काफी इंपॉर्टेंट। तो अगर एक बॉडी बेटा इस तरीके से है, इंक्लाइन पे है ऐसे करके, इस तरीके से है, मान लो ये एक बॉडी है बेटा आपका एम, और ये रफ सरफेस है बेटा, सॉरी ये रफ सरफेस है म्यू, ठीक है। तो आपको बोला गया है अगर ये थीटा इंक्लाइन है तो बताओ कितना टाइम लगेगा, ये एल लेंथ का इंक्लाइन है, ठीक है। तो कितना टाइम लगेगा, फाइंड द टाइम व्हेन
block comes to bottom. Comes to bottom. यहां ठीक है बेटा। तो ये नीचे जब आएगा बेटा, जब ये नीचे की तरफ आएगा, ध्यान देना बेटा, एग्जांपल मैं एक और करा रहा हूं, काफी स्टैंडर्ड, और ये भी नीट में पूछा जा चुका है और जेईई मेंस में पूछा जा चुका है, दोनों। ठीक है, तो और स्टैंडर्ड, मैं इसको तो स्टैंडर्ड बोलता हूं, स्टैंडर्ड। तो ये जब नीचे की तरफ जाएगा, कौन इसको लेके जाएगा? बॉडी का वेट, अपन पहले से जान चुके हैं सब चीजें, है ना। तो किसी भी बॉडी, किसी भी इंक्लाइन पे बॉडी का जो वेट होता है वो क्या होता है बेटा? mg sin थीटा होता है। चलो, और इधर की तरफ क्या लगेगी बेटा? ये हो गया नॉर्मल, है ना बेटा। तो यहां पे बेटा अपने ये क्या है, अपना mg लगेगा, ये थीटा हो जाएगा, तो ये नॉर्मल के अराउंड क्या लगेगा बेटा? mg cos थीटा। और अपोज कौन करेगा बेटा इसके मोशन को? फ्रिक्शन। ठीक है, तो mg cos थीटा, ये mg sin थीटा। तो अब तुम बताओ यहां बेटा, इसका मोशन कैसे डिफाइन करोगे? मोशन तो इधर की तरफ है, एक्सेलरेशन इधर की तरफ है, ये कैसे डिफाइन करेंगे इसको? mg sin थीटा माइनस फ्रिक्शन इज इक्वल टू ma। कहां सर? फ्रिक्शन क्या होता है बेटा? mg नेट फोर्स बराबर ma, न्यूटन का सेकंड लॉ में लगा यूज कर रहा हूं। नेट फोर्स क्या है? mg sin थीटा नीचे, फ्रिक्शन ऊपर, अपोज कर रहा है, तो नेट फोर्स क्या हो गया? mg sin थीटा माइनस f। बॉडी किधर जा रही है? नीचे की तरफ, तो ma mg sin थीटा बड़ा हो गया बेटा। ये सब एनएलएम में से क्वेश्चंस मैंने बहुत सारे करा रखे हैं, ठीक है। तो अब मैं उसी चीज को, बस एक एक्स्ट्रा फोर्स फ्रिक्शन जुड़ रहा है, बाकी सब कुछ वही है। mg sin थीटा, f क्या होता है? म्यू इनटू n होता है, बराबर है। सो mg sin थीटा यहां बात हुआ बेटा, म्यू इंटू एन। एन क्या है, किसके बराबर है? इंक्लाइन पे पहले बता रखा हूं, mg cos थीटा के बराबर है। ये सब बातें हो चुकी है, अपन पहले बार कर चुके हैं पहले से ही। एम कैंसिल आउट हो गया बेटा, तो a इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा? g sin थीटा, कॉमन ले लो, माइनस ऑफ म्यू cos थीटा। ये लाइफ टाइम इस फॉर्मूले को याद रखना है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। जब ये स्मूथ सरफेस थी तो बॉडी इंक्लाइन पे स्लाइड करती थी, तो उसका एक्सप्रेशन क्या था? g sin थीटा, याद है आपको? पुट म्यू इज इक्वल टू 0, म्यू 0 होगा तो ये पार्ट 0, क्या बचा? g sin थीटा, है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, एक्सेलरेशन रफ सरफेस पे जो होती है वो g sin थीटा माइनस म्यू cos थीटा होती है। ऑब्वियस सी बात है, ये जो एक्सेलरेशन है वो कौन सी है? काइनेटिक। ये म्यू क्या होगी? काइनेटिक। इट इज नॉट स्टैटिक, क्योंकि बॉडी मूव कर रही है ना। नीट पे जब पूछा गया था 2000 आई थिंक 15-16 में, तो उसमें यहाँ पे मेंशन किया था म्यू के। ठीक है, अच्छा एक और इंपॉर्टेंट बात आपको मैं बताऊंगा, धीरे धीरे करके अपन समझेंगे, ठीक है ना, क्या होता है। तो म्यू के यहाँ रिस्पॉन्सिबल है बॉडी के मोशन के वजह से, दिस इज म्यू के, अंडरस्टूड है। अगर मैं यहाँ सिर्फ म्यू लिखूंगा, बेसिकली म्यू के डिनोट कर रही है म्यू के। अगर ये रुकी होती तो यहाँ म्यू एस आता, ठीक है। अगर रुकी होती तो म्यू एस आता, तो म्यू एस आता तो ये सब चीजें होती ही नहीं। तो उस केस में कोई पूछा था, नीट में पूछा था बेटा क्वेश्चन, एंगल दिया था, तो म्यू एस बेसिकली मैंने क्या बोला? tan थीटा इज इक्वल टू, मैंने आपको f बाई एन लिखाया था, याद है बेटा? तो f इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? रुका हुआ होगा, तो f बराबर क्या होगा? म्यू एस इंटू एन। बाई क्या हो गया? एन, एन एन क्या हो गया? कैंसिल। तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? म्यू एस होता है। अगर ये बॉडी रुकी हुई होती, अगर ये बॉडी रुकी हुई होती और सपोज थीटा 30 डिग्री दिया होता, पूछता म्यू एस क्या है, तो आंसर क्या होता बेटा? म्यू एस बराबर tan 30, एंड tan 30 इज द आंसर। नीट में एक ये पार्ट पूछा था, एक और चीज पूछा था, बताओ इसका म्यू के का वैल्यू क्या होगा? 30 डिग्री पे ही बात कर रहा था। ए यहाँ पे क्या हो गया बेटा? ए एक्सेलरेशन जो है सो आपको गिवन था उस केस में, जी पता ही है, थीटा पता ही था, म्यू के आराम से खट से क्वेश्चन निकल जाता। चलो यहाँ पूछा गया है, फाइंड द टाइम व्हेन द ब्लॉक्स कम्स टू एट द बॉटम। ये बहुत इंपॉर्टेंट, अगेन दिस इज इंपॉर्टेंट। फाइंड द टाइम व्हेन द ब्लॉक्स कम्स टू बॉटम, बॉटम पे है तो इस एल डिस्टेंस कवर करेगा, तो एल बराबर क्या हो जाएगा बेटा? अगर हम बात करें एल इज इक्वल टू, हम बात करें इनिशियल यहाँ पे रेस्ट पे था, तो यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर बेटा, यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू तो 0 है, तो एल क्या हो गया बेटा? हाफ ए टी स्क्वायर। सपोज अगर आपको ए नहीं दिया है, आपको एल दिया और टी दे दिया, ठीक है ना, नीट में ए नहीं दिया था, एल और टी दिया था शायद, हाँ यस, एल और टी, ठीक है ना सर। जी में
जो क्वेश्चन पूछा गया था उसमें सिर्फ एक्सप्रेशन कंपेयर करने के लिए दिया गया था। जेई में एक्सप्रेशन कंपेयर करने गया था स्मूथ और रफ का, ठीक है। नीट में पूछा गया था, आपको लेंथ दे दिया और आपको जो है सो टी दे दिया, यहां से आप क्या निकाल लेते ए, तो ए यहां रखते हैं तो म्यू के का वैल्यू पूछा गया था, बस ये क्वेश्चन था, ठीक है। एल दिया, टी दिया, ए निकाल दिए, ए उठा के यहां रख दिए, ए रख दिए, जी पता है, थीटा पता है, म्यू के निकल जाता, क्योंकि यहाँ म्यू क्या है, म्यू के है, क्योंकि बॉडी मोशन में कर रही है। अगर ये रुकी हुई होती तो tan थीटा बराबर f by n होता, और f क्या होता है, म्यूस इनटू n by n, n कट गया, tan थीटा किसके बराबर, म्यूस के बराबर। ऐसा तब होता है जब बॉडी रेस्ट पे हो, जब बॉडी मोशन में हो तो उस केस में म्यू के एक्ट होता है। दिस इज नॉट, दिस इज म्यू, दिस म्यू इज व्हाट, म्यू के बेसिकली, ठीक है। अगर कुछ नहीं गिवन होता है, जस्ट म्यू लिखा हुआ होता है, तो हम एज्यूम कर लेते हैं म्यूस बराबर म्यू के, एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है ना, क्वेश्चन में। लेकिन हमेशा मेंशन होता है ये बॉडी का जो म्यू है वो इसके मोशन के वजह से इट इज म्यू के। तो L बराबर क्या हो जाएगा बेटा, हाफ ए टी स्क्वायर, तो T इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यार, सिंपल, T बराबर क्या हो जाएगा, यहां से मैं लिख रहा हूं अंडर रूट ऑफ 2 टाइम्स ऑफ L बाय A। बताओ हो गया क्वेश्चन, अंडर रूट ऑफ 2 L, A के बदले G sin थीटा माइनस क्या हो गया बेटा, म्यू cos थीटा। So this is the answer of this question. इस क्वेश्चन का आंसर ये हो गया, ठीक है। तो मजा आया एप्लीकेशंस में, है ना, अच्छा है। फ्रिक्शन क्या करती है, मोशन को अपोज करती है, जिधर की तरफ बॉडी मूव कर रही है ना, ठीक उसके अपोजिट लगा दो, ठीक है ना। तो आपको जैसे एक एडिशनल फोर्स फ्रिक्शन हो गया, बाकी अभी भी वही न्यूटन्स का लॉ है, नेट फोर्स बराबर m इंटू ए, है ना। मजा आया प्रॉब्लम्स में, काफी अच्छा प्रॉब्लम है, ठीक है ना। तो बेसिकली एनएलएम सीखने के बाद आपको फ्रिक्शन में बस एक बार समझना, हाँ फ्रिक्शन की कुछ प्रॉपर्टीज है, फ्रिक्शन का कुछ एप्लीकेशंस है, अगर आपको वो समझ में एक बार आ गया तो बाकी वही है बेटा, 10% थोड़े कॉन्सेप्ट है, बाकी 90% एनएलएम ही है। समझ में आ गया बेटा, कोई दिक्कत, क्लियर है? तो अच्छे तरीके से इसको 2 बार 3 बार इस वीडियो को देखिए और थोड़े ध्यान से समझ के और पेपर पेन के साथ थोड़ा सा अच्छे से देखिए, ठीक है बेटा। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। कॉन्फिडेंट रहना है, हमेशा स्माइल करते हुए रहना है और एक अच्छा टारगेट लाइफ में लेना है। हम यहाँ पे जो आए हैं, भगवान ने हमें जो बनाया है कुछ बड़ा करने के लिए, ठीक है ना। तो कुछ अच्छा करेंगे, मेहनत करेंगे और सबका, अपने परिवार का, अपने फैमिली का, सबके नाम को हमको आगे बढ़ाना है अच्छे मेहनत के साथ में, ठीक है बेटा। चलो, थैंक यू।